आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के वाद के बारे में चर्चा करेंगे। यह वाद अपराध शास्त्र से संबंधित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, जिसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका। यह मामला बंधुआ श्रम पद्धति उन्मूलन अधिनियम 1976 तथा संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संस्थित लोकहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा के अध्ययन के संबंधित है। तथ्य। मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है। अपीलार्थी बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा उच्चतम न्यायालय को एक पत्र इस आशय से लिखा गया था कि फरीदाबाद में पत्थर की खानों में कार्यरत श्रमिक नार के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खान मालिकों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। इन श्रमिकों में से अधिकांशतः टीबी के शिकार हो गए हैं। उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। पत्थर तोड़ने से कारित वायु प्रदूषण का उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कई श्रमिकों को श्वास की बीमारी हो गई है। खान मालिक उनकी अनदेखी कर रहे हैं। वे न तो उनकी सहायता करते हैं और न ही किसी श्रमिक के मर जाने पर उसके आश्रितों को मुआवजा कंपनसेशन देते हैं। इन खानों में अभी भी ठेकेदारी प्रथा प्रचलित है। ठेकेदार मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी में से 30% राशि अपने लिए वसूल लेते हैं। वहाँ अवैध रूप से शराब भी उपलब्ध कराई जाती है। इतना ही नहीं, श्रमिकों की स्त्रियों एवं बालकों के साथ दुष्कर्म भी किया जाता है। इस प्रकार इन खानों में काम करने वाले श्रमिक बदतर जीवन जी रहे हैं। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि खान मालिकों द्वारा बंधुआ श्रम पद्धति उन्मूलन अधिनियम 1976 के प्रावधानों का भी खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। संविधान की मूल भावना को आहत किया जा रहा है। अतः इन खानों में काम कर रहे श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी से तत्काल मुक्त कराया जाए तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करवाई जाए। बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने के इस पत्र को उच्चतम न्यायालय ने याचिका रीट मानते हुए इसे जांच हेतु भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को प्रेषित कर दिया। संस्थान द्वारा संपूर्ण मामले की विस्तृत जांच की गई। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि नंबर 1, इन खानों में कार्यरत श्रमिकों के हालात अत्यंत दयनीय हैं। नंबर 2, उन्हें गंदे नालों का पानी पीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। सर्दियों में पहनने के लिए उनके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है। बच्चे अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं तथा उनकी शिक्षा चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। बंधुआ श्रमिक पद्धति उन्मूलन अधिनियम 1976 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। श्रमिकों का जीवन स्तर अत्यंत निम्न प्रकृति का है। निर्णय। उच्चतम न्यायालय ने रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से अभिप्राय मानव गरिमायुक्त जीवन जीने के अधिकार से है। संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यवहार, बेगार तथा बलात् श्रम को निषेधित मानते हुए इसे दुर्व्यापार दंडनीय बताया गया है। उच्चतम न्यायालय ने तथाकथित खानों में काम करने वाले श्रमिकों को बंधुआ श्रमिक माना है, अर्थात बेगार व बलात् श्रम को बंधुआ श्रमिक बाउंड लेबर की परिभाषा में सम्मिलित माना है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब किसी श्रमिक से बलात् श्रम किया जाता है तो यह उपधारणा की जा सकती है उसे मजदूरी भी कम दी जा रही होगी। इस प्रकार ऐसे श्रमिक बंधुआ श्रमिक की परिभाषा में आते हैं। लोकहितवाद के बारे में उच्चतम न्यायालय ने कहा, ऐसे वाद जो दो पक्षकारों के बीच नहीं होते, वस्तुतः ये किसी संस्था, संगठन या समूह द्वारा राज्य के विरुद्ध दायर किए जाते हैं। ऐसे वादों के माध्यम से मानव अधिकारों के संरक्षण तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की मांग की जाती है। ऐसे वादों को संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट माना जा सकता है तथा व्यक्ति के मानव अधिकारों एवं मूल अधिकारों के संरक्षण का आदेश दिया जा सकता है। इतना अवश्य है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखे गए पत्र को रीट मानते हुए अत्यंत सावधानी व सतर्कता से काम लिया जाना चाहिए। विधि के सिद्धांत। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि के निर्णायक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। इस मूल अधिकार से अभिप्राय मानव गरिमायुक्त जीवन जीने के अधिकार से है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत वाले पत्र को उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका रिट माना जा सकता है। लोकहित से जुड़े ऐसे पत्रों को लोकहितवाद माना जा सकता है। ऐसा पत्र किसी संस्था, संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। लोकहितवाद की प्रकृति मुकदमेबाजी की नहीं होती। यह दो पक्षकारों के बीच भी नहीं होता है। लोकहितवादों के माध्यम से राज्य से मानव अधिकारों और मूल अधिकारों के संरक्षण तथा सामाजिक व आर्थिक न्याय की अपेक्षा की जाती है। धन्यवाद।
जय हिंद जय भारत।